तो लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं भाई। वर्क एनर्जी एंड पावर का क्लास 9th के लिए, 11th के लिए, नीट और जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें हम मेनली फोकस करेंगे एनर्जी पे, क्योंकि वर्क के ऊपर ऑलरेडी इससे पहले लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं भाई। देखो भाई, सबसे पहले बात होगी कि एनर्जी है क्या चीज, क्या है एनर्जी। ठीक है, एक बंदा है और वो वेट लिफ्टिंग कर रहा है, ठीक है, पूरी कोशिश करता है, उसके बाद भी नहीं उठा पा रहा है, ठीक है। दिस पर्सन इज अनेबल टू लिफ्ट द वेट एट ऑल, सो वी से दैट ही पोसेसेस नो एनर्जी टू लिफ्ट द वेट। अगर ये बंदा इसको नहीं उठा पा रहा तो हम ये बोलेंगे कि यार इसमें तो एनर्जी नहीं है। ऐसा ही बोलते हैं ना कि भाई इसमें तो एनर्जी नहीं है, इसलिए काम नहीं कुछ कर पा रहा है। तो नो वर्क नो एनर्जी, अगर ये कुछ काम नहीं कर पा रहा तो इसको बोलते हैं कि इसके अंदर एनर्जी है नहीं, यही बोलते हैं, ठीक है। अब एक ये दूसरा बंदा है, अब क्या काम किया इसने, ये बंदे ने वेट को उठा तो लिया, लेकिन जहां तक उठाना, जिस हाइट तक उठाना चाहिए था उतना नहीं उठाया, यानी कि थोड़ा सा काम इसने किया। तो लिटिल वर्क का मतलब लिटिल एनर्जी, इसके अंदर हम ये कहेंगे भाई इसके अंदर एनर्जी है बट उतनी नहीं है, ठीक है। दिस पर्सन कैन लिफ्ट द वेट बट नॉट कंप्लीटली, सो वी कैन से दैट ही पोसेसेस लिटिल एनर्जी। ये कहा जाएगा कि भाई इसके अंदर एनर्जी तो है पर कम है, ठीक है। तो लिटिल एनर्जी इसके अंदर है, ये बोलेंगे। अब बंदे ने क्या काम किया, दूसरा बंदा एक और है, उसने इस वेट को जहां तक उठाना चाहिए था वहीं तक उठा लिया। तो फुल वर्क किसने किया जितना करना चाहिए था, तो इसको बोलेंगे इसके अंदर सफिशियंट एनर्जी है टू लिफ्ट द वेट, ठीक है। तो यही है कि आपका जो एनर्जी है वो आपकी एबिलिटी को बताते हैं कि आप कोई काम कर पाते हो या नहीं, या कितना कर पाते हो। तो डेफिनेशन इसकी यही होगी, द एनर्जी इज एबिलिटी टू डू वर्क। वर्क इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप वर्क कर रहे हो तो तभी एनर्जी हो रही है, क्योंकि वर्क जो है इन एट द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी होता है। आप वर्क करते हैं तो आपकी एनर्जी उतनी ही कंज्यूम होगी, जितनी आपकी एनर्जी कंज्यूम होगी उतना ही वर्क आप करेंगे। जितने जूल एनर्जी आप कंज्यूम कर रहे हैं उतनी जूल आप समझ लो वर्क कर रहे हैं, ठीक है भाई। व्हेन द वर्क इज डन इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम्ड, जितना भी आप वर्क करते हैं उतनी आपकी एनर्जी कंज्यूम हो जाती है, आपके बॉडी से कंज्यूम हो जाती है। इसलिए द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज सेम एज दैट ऑफ वर्क। एसआई यूनिट जो एनर्जी की जो यूनिट है, वर्क की भी वही यूनिट है, जूल और न्यूटन पर मीटर, ठीक है। ऐसा यूनिट दोनों की क्या है, जूल है और न्यूटन मीटर। लाइक द वर्क एनर्जी आल्सो स्केलर क्वांटिटी, वर्क भी स्केलर क्वांटिटी है और एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी है, ये आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है। अभी नेक्स्ट बात करेंगे हम फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, कितने टाइप की एनर्जी होती है, कितने किस किस फॉर्म में एनर्जी रह सकती है, ये डिस्कस करेंगे। एनर्जी कोई भी हो, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, हीट एनर्जी हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, सबकी यूनिट सेम ही होती है, चाहे वो कुछ भी हो, कोई सी भी एनर्जी हो। सबसे पहले डिस्कस करते हैं, एक फॉर्म होती है एनर्जी की काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक जो वर्ड है उसका मतलब ही मोशन से है, ठीक है। अगर मोशन हो रही है तो समझ लो कि कोई बॉडी मोशन कर रहा है, उसके अंदर मास भी है, तो हम कहेंगे कि भाई बॉडी के अंदर काइनेटिक एनर्जी है। जैसे गाड़ी चल रही है, इसमें काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इसमें वेलोसिटी भी है, इसमें मास भी है, ठीक है। अगर कोई ये बंदी दौड़ रही है, ठीक है, तो इसका मतलब वेलोसिटी इसमें है, मोशन में है, और मास भी है, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल है वहां पे, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, वेयर एम इज द मास ऑफ बॉडी एंड वी इज द वेलोसिटी ऑफ बॉडी। वेलोसिटी इज मस्ट, वेलोसिटी इसके लिए मस्ट है काइनेटिक एनर्जी के लिए। अगर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो ये पूरी नंबर, ये मल्टीप्लीकेशन, ये पूरा जीरो हो जाएगा, और जीरो हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी भी आपकी जीरो हो जाएगी। मास तो जीरो हो नहीं सकता किसी बॉडी का, तो इसलिए वेलोसिटी इज मस्ट, वेलोसिटी मस्ट है काइनेटिक एनर्जी होने के लिए। और डिपेंड्स ऑन मास एंड वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है भाई, मास पे डिपेंड करती है और वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, ठीक है। डिपेंड्स मोर ऑन द वेलोसिटी देन मास, ये इंपॉर्टेंट चीज है भाई, ध्यान से समझो। काइनेटिक एनर्जी मास के ऊपर भी डिपेंड कर रही है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और वेलोसिटी पर ज्यादा डिपेंड करती है। रीजन ये है क्योंकि उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी। और अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप मास डबल करते हो तो काइनेटिक एनर्जी भी कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी। और अगर आप वेलोसिटी 2 टाइम्स करते हो, डबल करते हो, तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी, इसलिए वेलोसिटी पर ज्यादा डिपेंड करती है। नोट दिस पॉइंट। काइनेटिक एनर्जी का एक और एग्जांपल, फैन चल रहा है भाई, वेलोसिटी इसमें भी है, तो काइनेटिक एनर्जी
अवेलेबल है। अब बात आता है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी की होती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी काइनेटिक एनर्जी की तरह ही। पोटेंशियल एनर्जी का है ऐसी एनर्जी जो पोजीशन के, बॉडी की पोजीशन कहां पर है उसकी वजह से होती है, या उसमें उसकी साइज या शेप में चेंज की वजह से होती है, तो ऐसी एनर्जी को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। जैसे यहाँ पर वाटर इन डैम है, डैम में क्या होता है, वाटर एक हाइट पे रहता है, पोजीशन, उसकी पोजीशन की वजह से उसमें क्या रहती है, एनर्जी रहती है, पोटेंशियल एनर्जी रहती है, जिसकी वजह से वो काम भी कर सकता है वाटर। ठीक है, आपको बाद में पता चलेगा कि वाटर जो डैम के अंदर रहता है उसमें पोटेंशियल एनर्जी जो रहती है उससे हम टरबाइन चलाते हैं। ठीक है, और उससे फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ड्यू टू पोजिशन और चेंज इन शेप, डिपेंड्स ऑन मास एंड हाइट फ्रॉम द ग्राउंड और सम फ्रॉम सम रेफरेंस पॉइंट। हाइट पे डिपेंड करती है और मास पे डिपेंड करती है पोटेंशियल एनर्जी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन पे डिपेंड करती है, और फॉर्मूला होता है mgh। एक और एग्जांपल, बहुत ही फेमिलियर एग्जांपल है, आप देख रहे हैं, ये साइंटिस्ट अपने न्यूटन एक पेड़ के, सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और ऊपर से एक सेब गिर रहा है, सेब हाइट से गिर रहा है, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि जितनी हाइट से सेब गिरेगा उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी। अगर बहुत इस सेब का पेड़ बहुत ज्यादा ऊंचा होता तो शायद, और न्यूटन के सिर पर गिरता तो सर में चोट भी लग सकती थी। तो इसका मतलब शो करने का मतलब यही है, एग्जाम्पल लेने का, कि हाइट पे डिपेंड करती है बॉडी की। जो बॉडी अगर हाइट पे, ज्यादा हाइट पे है तो ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी, कम हाइट पे तो कम पोटेंशियल एनर्जी फॉर द गिवन मास। ठीक है भाई। दूसरा, पोटेंशियल एनर्जी साइज या शेप अगर चेंज हो रही है बॉडी की तो उसमें भी पोटेंशियल एनर्जी होती है। जैसे यहाँ पर गुलेल है, बंदे ने उसको क्या किया, स्ट्रेच किया, और स्ट्रेच करने में क्या है, अपनी एनर्जी उसको लगाई स्ट्रेच करने में, तो वही एनर्जी गुलेल के अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में सेव हो जाती है। ड्यू टू पोजिशन और चेंज इन शेप, यहाँ पर शेप चेंज हो रही है। ठीक है, तो ये भी पोटेंशियल एनर्जी का एक एग्जाम्पल है। ये डिपेंड, इसका फॉर्मूला mgh नहीं होगा क्योंकि पोजीशन की वजह से नहीं है, ये चेंज इन शेप की वजह से। तो डिफरेंट एग्जांपल्स के लिए डिफरेंट फॉर्मूला लगता है, वो आप बाद में पढ़ेंगे। पोटेंशियल एनर्जी देखो, शेप हाइट से गिर रहा है तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, और अगर वो किसी ऐसी स्प्रिंग के ऊपर गिरे जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कम हो, मतलब बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, तो वो उसको पुश कर देगा। इसका मतलब इससे पता चलता है कि सेब के अंदर पोटेंशियल एनर्जी थी, तभी वो स्प्रिंग को पुश कर देता है, और मतलब यह है कि उसके ऊपर वर्क कर देता है। अगर वर्क कर रहा है तो इसका मतलब कि उसमें सेब में एनर्जी, इससे पता चलता है कि अगर कोई चीज हाइट पे है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी रहती है। इससे ये एग्जाम्पल दिखाने का पर्पज यही है। इसके बाद एक आता है आपकी केमिकल एनर्जी भी होती है। केमिकल एनर्जी का मतलब क्या होता है, जो किसी भी केमिकल के अंदर कोई एनर्जी होती है। केमिकल का मतलब क्या है, जितने भी सब्सटेंस है, सपोज सोलिड है, लिक्विड है और गैस है, वो सब मैटर ही है, वो सब केमिकल ही है। उसमें जो केमिक एनर्जी स्टोर रहती है जिसको हम यूज कर सकते हैं उसको केमिकल एनर्जी बोलते हैं। जैसे एलपीजी है, एलपीजी में भी एनर्जी होती है, इससे हम हीट जनरेट करते हैं, हीट जनरेट करता है तो फिर खाना पकता है, और वाटर को बॉईल कर सकते हैं, स्टीम भी जनरेट कर सकते हैं उससे। तो ये केमिकल एनर्जी केमिकल के अंदर रहती है। ऐसी सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है, वो भी एक केमिकल है, उससे इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट करते हैं, और ये भी बल्ब को जला सकता है। तो इस तरह की एनर्जी को जो केमिकल के अंदर रहती है हम बोलते हैं केमिकल एनर्जी। हीट एनर्जी आप लोग अच्छी तरह से फेमिलियर है। हीट एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर होता है, अगर टेम्परेचर उस किसी बॉडी में है तो समझ लो हीट एनर्जी उसके अंदर है। ठीक है, पता कैसे चलता है भाई हीट एनर्जी है कि नहीं, आप याद करो जेम्स वाट का एक्सपेरिमेंट। उसने क्या किया था, नीचे आग जलाई तो वाटर को बॉईल किया, उसके बाद उसने क्या काम किया, लीड को उसके ऊपर रख दिया, तो उसने देखा कि भाई लीड उसके बाद ऊपर उठ जाता है स्टीम जनरेशन से, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी है, और वो एनर्जी कहाँ से आई, हीट एनर्जी से ही आई है। उसके ऊपर अगर आप एक और कोई पार्टिकल रख देंगे, कोई छोटा सा टुकड़ा रख देंगे, तो वो उसको भी उठा देती है स्टीम। तो इससे पता चलता है जो हीट भी एक एनर्जी है जिसका हम यूज कर सकते हैं, और करते भी हैं, इंडस्ट्री में भी यूज करते हैं इसका।
यूनिट सबकी सेम है जूल, ऐसा यूनिट सबकी जूल। लाइट भी एनर्जी है भाई, लाइट रेज जो आ रही हैं उससे आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हो और उससे बल्ब जला सकते हो या इलेक्ट्रिसिटी से आप कुछ भी काम कर सकते हो, तो इससे पता चलता है कि लाइट भी एक एनर्जी है। साउंड भी एक एनर्जी है भाई, अगर साउंड बहुत ही लाउड होगी तो आपके कान के पर्दे को हर्ट कर सकती है। डीजे की आपने देखा होगा, डीजे की जो साउंड होती है वो कांच को भी तोड़ सकती है, ठीक है, तो साउंड भी एक एनर्जी है। और ये जो ट्रेवल करती है वो वाइब्रेशन की फॉर्म में करती है ट्रेवल, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की तरह इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज आल्सो इम्पोर्टेंट। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आप मोटर चला सकते हैं और पानी को ग्राउंड से आप छत पे भी भेज सकते हैं, इसका मतलब उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं, तो इससे पता चलता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी एक एनर्जी की फॉर्म है, इससे आप वर्क कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी वो एनर्जी होती है जो एटम के अंदर न्यूक्लियस के जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनकी वजह से जनरेट होती है। और न्यूक्लियर एनर्जी को हम पावर प्लांट में उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भी करते हैं, अच्छे कामों के लिए भी यूज कर सकते हैं, और आप वार में भी यूज कर सकते हैं, उसे न्यूक्लियर बॉम्ब भी बना सकते हैं। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। और ये न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप आगे पढ़ेंगे, ये दो तरह के प्रोसेस होते हैं न्यूक्लियर एनर्जी जहां हम यूज करते हैं, कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो फोकस हमको करना है इस चैप्टर में वो है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, दोनों ही मैकेनिकल एनर्जी हैं। और आपको पता है काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू वेलोसिटी होता है भाई, और पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन और चेंज इन शेप होता है, ठीक है। तो इन्हीं पर फोकस अब थोड़ा करेंगे। सबसे पहले बात आती है काइनेटिक एनर्जी को, और थोड़ा मोर डिटेल में देख लेते हैं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी। किसी भी बॉडी में मोशन की वजह से जो एनर्जी रहती है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। और मोशन का मतलब है वेलोसिटी, वेलोसिटी अगर है, मास भी है, तो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला है इंपॉर्टेंट, हाफ एम वी स्क्वायर, वेयर वी इज द वेलोसिटी, एम इज द मास ऑफ बॉडी, ठीक है भाई। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी। दूसरा, अब काइनेटिक एनर्जी कितनी है ये कैसे आप वो करोगे भाई, कैसे कैलकुलेट करोगे, उसके लिए एक फॉर्मूला है। एक देखो, ये कोई कार है चलती हुई आ रही है, और एलिफेंट उसको रोकना अगर चाहे तो एलिफेंट को वर्क करना पड़ेगा, थोड़ी सी फोर्स भी लगाना पड़ेगा और थोड़ा डिस्प्लेसमेंट भी लेकर उसको रोकना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे पता चल अगर ये रोक देता है तो जितना ये वर्क करेगा समझ लो काइनेटिक एनर्जी कार की उतनी ही थी। काइनेटिक एनर्जी कार की वर्क में चेंज होगी, और वर्क किसने किया भाई, एलिफेंट ने किया, ठीक है। तो वर्क डन बाय द एलिफेंट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखो होता क्या एक्चुअल में, जैसी कार आई, एक कांस्टेंट वेलोसिटी यू से अगर कार चल रही थी, और जैसे ही हाथी से, यहाँ डबल दो कार और दो हाथी इसीलिए दिखाए हैं, तो क्योंकि कार जैसे ही उससे टच करेगी हाथी को, एकदम तुरंत नहीं रुक जाएगी, बल्कि थोड़ा हाथी को पीछे हटना पड़ेगा, थोड़ा डिस्प्लेसमेंट होगा। ये डिस्प्लेसमेंट, यही वाला डिस्प्लेसमेंट सपोज टच करने के बाद एस है अगर, ठीक है, तो और हाथी एफ एक फोर्स लगा रहा है, तो हाथी के द्वारा जो काम किया गया वो होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एफ इंटू एस होगा भाई। हम यहाँ प्रूव करेंगे कि जो एफ इंटू एस है, हाथी के द्वारा जो काम किया गया है, वो काइनेटिक एनर्जी के, कार की काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा, वो हम यहाँ पे प्रूव करेंगे, ठीक है। कैसे प्रूव करेंगे, देखो हाथी ने सपोज एफ फोर्स लगाया, और एम मास है कार का, और ए उसका एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन समझो या डिसेलरेशन समझो, क्योंकि उसको रोक रहा है। तो एफ इज इक्वल टू एम एम ए, न्यूटन का सेकंड लॉ हम यहाँ पे लगा रहे हैं, वहां से ए निकल जाएगा, ए इज इक्वल टू हो जाएगा एफ अपॉन एम। अब कार कांस्टेंट स्पीड से चलती हुई आ रही थी, कांस्टेंट वेलोसिटी से इधर चलती आ रही थी, और कांस्टेंट वेलोसिटी उसका यू था। उसके बाद वो रुक गई, फाइनल वेलोसिटी वी हो गई जीरो, तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड लगा रहे हैं यहाँ पे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू ए एस लगाया हमने, तो वी क्या हो गया जीरो, जीरो का स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू ए एस, या ऐसा बोल सकते हैं यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस हो जाएगा भाई, ठीक है। अब ये वैल्यू हम
इक्वेशन फर्स्ट से ए की वैल्यू इसमें रख देंगे, ठीक है, ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम हम यहाँ पे रखते हैं, तो यू स्क्वायर कितना आ जाएगा 2 इंटू एफ अपॉन एम, ए की जगह कितना रख दिया एफ अपॉन एम इंटू एस, तो इससे निकल कर आ जाएगा 2 इधर चला जाएगा, हाफ इंटू एम इंटू यू स्क्वायर इज इक्वल टू एफ इंटू एस, एफ एस इधर रह जाएगा। इसका मतलब ये है कि हाफ एम यू स्क्वायर ये काइनेटिक एनर्जी है जो स्टार्टिंग में थी, स्टार्टिंग में जब कार चल रही थी तो कितनी काइनेटिक एनर्जी थी, हाफ एम यू स्क्वायर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी कितना है, जीरो है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में जो डिफरेंस है वो कितना होगा, हाफ एम यू स्क्वायर होगा। इसका मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा भाई, हाफ एम यू स्क्वायर होगा, हाफ एम यू स्क्वायर। और वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है भाई, वर्क डन बाय द एलिफेंट, एफ इंटू एस, ये तो वर्क डन होता है भाई। तो इसका मतलब ये है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार विल बी इक्वल टू द वर्क डन बाय द एलिफेंट, ठीक है। तो इससे पता चलता है ये काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी के चेंज में रिलेशनशिप होता है। इसका मतलब ये है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार इज इक्वल टू वर्क डन ऑन कार बाय द एलिफेंट। ये फॉर्मूला, ये थ्योरी, ये कॉन्सेप्ट बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में यूज होने वाली है, इसको आप मन में बैठा लो। और इसका डेरिवेशन भी आप बड़े आसानी से कर सकते हो, दो ही कॉन्सेप्ट यूज हुई है इसमें, एक तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2s, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, और सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन ऑफ मोशन, ये दो चीज यूज हो रही हैं, उसी से आपका निकल के आ गया हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एफ एस। अब आगे बढ़ते हैं भाई, ये निकल के आएगा। अब वर्क एनर्जी थ्योरम, ये क्या चीज है, वर्क एनर्जी थ्योरम यही जो भी हमने आपने पढ़ा है अभी, वही वर्क एनर्जी थ्योरम है, यानी कि चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार इज इक्वल टू वर्क डन ऑन द कार, यही है वर्क एनर्जी थ्योरम जो वर्क के और एनर्जी के रिलेशनशिप को बता रहा है। काइनेटिक एनर्जी का चेंज इज इक्वल टू वर्क डन ऑन द कार, इसी को बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट करके रख ले, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, पोटेंशियल एनर्जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार हम बता भी चुके हैं, अभी थोड़ा और मोर डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल में लेकर चलता हूँ, इसमें एक कहानी आपको सुनाता हूँ। सबसे पहले एक ये बंदा है भाई जो पीछे खड़ा हुआ है, ये आता है क्लास में सेकंड, एक ये बंदा है ये आता है हमेशा फर्स्ट। तो इसने क्या इंतजाम किया इसका, ये आप देख सकते हो, ठीक है, दिख रहा है ना। ये बंदे ने क्या किया, एक बच्चे को बोल दिया कि भैया तू जब ये पढ़ रहा हो तो उसके ऊपर ऊपर से छत से ईंट डाल देना, इसके ऊपर इसको डिस्टर्ब कर देना, तो फर्स्ट में आ जाऊंगा, ठीक है ना। तो अब इसने ऐसा क्यों बोला कि तू छत से ऊपर डाल, छत के ऊपर से डालना, उसको पता है कि अगर छत के ऊपर से डालेगा तो हाइट ज्यादा होगी ईंट में, तो ईंट के अंदर पोटेंशियल एनर्जी भी ज्यादा होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है mgh, ठीक है भाई। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है भाई, mgh। द एनर्जी इन द बॉडी ड्यू टू इट्स पोजिशन और स्टेट ऑफ स्ट्रेन दैट इज चेंज इन शेप और साइज इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं इसको, mgh। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए ब्रिक लाइंग एट ग्राउंड, एक ये ईंट यहाँ ग्राउंड पे पड़ी है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी भाई, क्योंकि हाइट जीरो है उसकी, और जीरो इसमें आप फॉर्मूले में रखेंगे तो कितना आ जाएगा, जीरो। तो पोटेंशियल एनर्जी इस ईंट की कितनी है, जीरो है, ठीक है भाई। आप समझ गए होंगे पोटेंशियल एनर्जी है क्या चीज। इसके साथ साथ अब पोटेंशियल एनर्जी एक और होती है, यहाँ पे जो इसकी बात कर रहे थे, जो हाइट की वजह से, जो पोजीशन की वजह से, उस पोटेंशियल एनर्जी को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अभी जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये होती है ड्यू टू चेंज इन साइज और शेप। यहाँ पे एक स्प्रिंग है, बिल्कुल नॉर्मल स्प्रिंग, ये नॉर्मल हाइट, नॉर्मल लेंथ है स्प्रिंग की। अभी हमने क्या काम किया, 5 केजी का एक वेट इसके ऊपर डाल दिया, तो थोड़ा सा स्ट्रेच हो गया, इसकी शेप चेंज हो गई, इसका साइज चेंज हो गया। तो इसका मतलब ये है कि हमने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया mg, तो जितना भी वर्क इसने फोर्स ने किया इसके ऊपर, उतनी ही एनर्जी इसमें स्टोर हो जाएगी। अगर आप इस वेट को हटाएंगे तो वापस तेजी से खींचता हुआ जाएगा और कुछ भी वर्क कर सकता है वो, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, इस तरह की एनर्जी को, जो इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई, उस स्टोर पोटेंशियल एनर्जी को हम बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अभी 10 किलो का अगर वेट डाल दोगे, ये फोर्स आपने और बढ़ा दिया, जब फोर्स आपने और बढ़ा दिया तो फोर्स होता है F इंटू एस, इसका मतलब आपने वर्क ज्यादा किया, और जितना भी ज्यादा वर्क किया वो उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी में स्प्रिंग की सेव हो गया। तो
इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इस तरह की एनर्जी को आप बोलते हैं भाई। ठीक है, इसका फॉर्मूला mgh नहीं है, इसका फॉर्मूला डिपेंड करता है जो कि होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। के स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, आप आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ऐसे ही आपका देखो एक बो है, उसमें आप खींचते हैं उसको तो वर्क करते हैं, और जब वर्क किया आपने तो क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाती है, और यही फिर जो एरो है उसको काइनेटिक एनर्जी देने में काम आती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने के काम आती है। तो ये भी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। अब बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, एक बार आप पहले भी पढ़ चुके हैं इसको, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, ना तो उसको क्रिएट किया जा सकता है एनर्जी को, ना डिस्ट्रॉयड किया जाता है, बट द कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर। एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज जरूर कर सकते हो, बट टोटल एनर्जी विल बी कांस्टेंट। यहाँ पे हम मैकेनिकल एनर्जी का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी, दोनों मैकेनिकल एनर्जी हैं, या टोटल उनका। ठीक है, ये मैकेनिकल एनर्जी हैं दोनों। मैकेनिकल एनर्जी किस तरह से यहाँ कंजर्व रहती है वो हम आपको बताएंगे। एक बॉल है जिसको आप एक हाइट से, मैक्सिमम हाइट है वहां से फ्रीली छोड़ देते हो। ठीक है, तो जब हाइट पे बॉल है, अभी आपने छोड़ा नहीं है उसको, वेलोसिटी जीरो है, और जब वेलोसिटी जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी तो जीरो होगी भाई, बट पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, मैक्सिमम होगी, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे भी है, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है mgh है। तो एट पॉइंट ए, हाईएस्ट पॉइंट पर कौन सी एनर्जी रहेगी उसमें भाई, पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, और सपोज पोटेंशियल एनर्जी उसकी 20 जूल है, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, जीरो हो जाएगी। तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई भाई, मैकेनिकल एनर्जी 20 प्लस जीरो इज इक्वल टू 20 जूल हो गई। अब थोड़ा सा बॉल नीचे आई, अब उसकी पोटेंशियल एनर्जी पार्शियली चेंज हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में, एक हिस्सा उसका चेंज होता है काइनेटिक एनर्जी में, और जितना चेंज होता है काइनेटिक एनर्जी में उतना ही पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी रहेगी 15 जूल, और काइनेटिक एनर्जी रहेगी हो गई 5 जूल, मतलब ये बढ़ गई और ये कम हो गई। तो टोटल अभी भी कितना है, 20 जूल, यानी कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी अभी भी कितनी है, 20 जूल है। अब थोड़ा भी पॉइंट सी पे आई, सी पे क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी और कम होगी क्योंकि हाइट कम हो गई, और लेकिन वेलोसिटी उसकी लगातार बढ़ती जा रही है जैसे जैसे नीचे आ रही है, तो काइनेटिक एनर्जी हो गई 10 जूल। अब क्या हुआ, टोटल एनर्जी अभी भी कितनी है भाई, 10 प्लस 10 20 जूल है। अब नीचे पॉइंट डी पे आया बॉल, तो बॉल यहाँ पे हाइट और कम हो गई, तो पोटेंशियल एनर्जी 5 जूल ही रह गई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी क्योंकि वेलोसिटी बढ़ा, तो टोटल अभी भी कितना है, 20 जूल है। ऐसे ही और नीचे आ जाएगी, बिल्कुल ग्राउंड से जस्ट टच करने वाली है बॉल। ठीक है, वहां पे हाइट हो जाएगी जीरो, और वेलोसिटी कितनी होगी भाई, मैक्सिमम होगी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे सारी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई, और पोटेंशियल एनर्जी रह गई जीरो, और काइनेटिक एनर्जी होगी 20 जूल। तो टोटल कितनी हो गई भाई, 20 जूल अभी भी है। तो ये प्रिंसिपल कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही है कि टोटल एनर्जी कॉन्स्टेंट रहेगी फॉर द फ्री फॉलिंग बॉडी। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आप कहीं भी दे सकते हैं अगर जरूरत पड़ती हो तो। अब बात आती है ग्राफ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, एक्स एक्सिस पर ले लें हम हाइट को, जिस हाइट की बात अभी हम कर रहे थे, जो एग्जाम्पल हमने लिया है, और वाई एक्सिस पर लें एनर्जी, एनर्जी का मतलब टोटल एनर्जी ले भाई। ठीक है, और ये है जो, ये है पोटेंशियल एनर्जी, और ये है ऊपर से जो नीचे आ रही है काइनेटिक एनर्जी। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती है, हाइट तो एक्स एक्सिस पे तो इधर बढ़ेगी भाई, और टोटल एनर्जी वाई एक्सिस पे है तो वाई की वैल्यू बढ़ेगी, तो टोटल एनर्जी बढ़ेगी। लेकिन आप देख रहे हैं टोटल एनर्जी जो है, वाई की वैल्यू यहां पर ये देखिए, टोटल एनर्जी के लिए, मैकेनिकल एनर्जी के लिए ये वाली तो उतनी है, कांस्टेंट है, मतलब एक्स की वैल्यू बढ़ रही है बट टोटल एनर्जी उतनी की उतनी है, वाई की वैल्यू बढ़ी नहीं रही इसके लिए टोटल एनर्जी। हालांकि पोटेंशियल एनर्जी ये वाला है, तो अगर आप बढ़ेंगे, ऐसे बढ़ेंगे, हाइट बढ़ती जाएगी, तो आप इस ग्राफ पे चलेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी जैसे जैसे हाइट यहां से बढ़ रही है तो इधर से चलेंगे आप, काइनेटिक एनर्जी कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, बट टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी भाई। तो ये ग्राफ है, इस तरह का ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन आएंगे दोनों। इस ग्राफ को आप कर लीजिए, बना के देखिए एक बार, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी।
पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होती है, आप ध्यान रखें। एक और लास्ट एग्जांपल है, ये भी बहुत इक्वली इंपॉर्टेंट है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिए। ये सिंपल पेंडुलम है भाई, ठीक है। आपने एक बॉल को रस्सी से बांध दिया और उसको थोड़ा सा एक साइड में लेकर चले गए और वहां से छोड़ दिया, फिर तो बॉल ऐसे 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 मूव करेगी। ये बॉल को बोलते हैं बोब। सिंपल पेंडुलम ये पूरा सिस्टम है, और बोब इसका ये छोटा सा ये बॉल है और ये स्ट्रिंग है। तो जैसे ही आप छोड़ेंगे, हाइट पे है, सपोज यहाँ पे पोटेंशियल यहाँ है, ये रेफरेंस पॉइंट अपना ये है भाई, सबसे लोएस्ट पॉइंट। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है 0, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट पे सपोज पोटेंशियल एनर्जी है 0, तो हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी रहेगी, हाईएस्ट रहेगी। तो यहाँ केवल पोटेंशियल एनर्जी रहेगी भाई सी पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी आगे हो जाती है 0। और जैसे जैसे बॉल नीचे चली गई, पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाती है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती जाती है। तो बीच में किसी भी पॉइंट पे क्या रहेंगे, पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी दोनों रहेंगे, बट दोनों का जो सम है वो रहेगा कांस्टेंट। ये पॉइंट सबसे लोएस्ट पॉइंट है बॉल का। यहाँ पे केवल और केवल वेलोसिटी रहेगी, और वेलोसिटी की वजह से क्या रहेगा, वेलोसिटी मैक्सिमम रहेगी, और उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी आपकी मैक्सिमम रहेगी, बट पोटेंशियल एनर्जी 0 रहेगी। अब फिर बॉल आगे बढ़ी तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होना स्टार्ट हो गई। बीच में कहीं भी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों रहेंगे, और फिर हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाएगा, वहां पर क्या होगा, केवल पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, और काइनेटिक एनर्जी क्योंकि वेलोसिटी 0 होगी तो 0 हो जाएगी भाई। ऐसे ही चलता रहेगा। टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेंगी, कॉन्स्टेंट रहेंगी। तो यही है आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर द सिंपल पेंडुलम। तो ये लेक्चर तो ठीक है भाई, ज्यादा बड़ा ना हो, इसलिए मैंने न्यूमेरिकल्स इस लेक्चर्स में नहीं दिए हैं। अभी आने वाला जो लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 3, उसमें हम सबसे पहले तो वर्क एंड एनर्जी के न्यूमेरिकल्स करेंगे, और उसके बाद पावर की कॉन्सेप्ट्स रहेंगे और उसके न्यूमेरिकल्स रहेंगे लेक्चर नंबर 3 में, ठीक है। और लेक्चर नंबर 4 केवल क्वेश्चंस के लिए होगा, पूरे चैप्टर के लिए। तो अभी भाई आप लोग, लेक्चर आपको पसंद आया हो तो इसको जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें और लाइक भी कर दें, ठीक है भाई। थैंक यू वेरी मच।